अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। गाइस, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले खान साहिब का ये कहना था। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश हम सबसे सस्ता मुल्क है। इमरान खान के इस बयान के बाद इमरान खान को पाकिस्तान में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, जिसकी वजह ये थी कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज हमारा पड़ोसी मुल्क भारत बहुत ही तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, लेकिन एक वक्त था कि जब पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था और भारत बहुत पीछे रह चुका था। गाइस, इस 1980 के ग्राफ को देखिए, जहां पर पाकिस्तान का पर कैपिटा ग्राफ इंडिया के ग्राफ से कहीं ज़्यादा आगे है, लेकिन आज तकरीबन 40 साल के बाद इंडिया का पर कैपिटा तकरीबन पाकिस्तान से 70 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, 1988 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान तकरीबन 13 बार IMF से कर्जा ले चुका है। Pakistan has finally managed to secure an IMF bailout, yet another bailout to be frank. जबकि इंडिया ने इस पीरियड के दौरान IMF से सिर्फ एक बार कर्जा लिया है। इनफैक्ट 1980 की दिहाई में पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रियां भारत से बेहतर ग्रो कर रही थी। तकरीबन 1980 की दिहाई में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही थी और काफ़ी सक्सेसफुल चल रही थी, और तकरीबन पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ना होने के बराबर था। लेकिन आज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आज इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेट पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेट से तकरीबन 40% ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा गैप है, जहां पर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ खासकर इस साल में ज़मीन पोश हो रही हैं, वहीं पर इंडिया की इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में भी पाकिस्तान से इंडिया बहुत आगे है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी इस वक्त पाकिस्तान से तरक्की की राह में बहुत आगे निकल चुका है। बांग्लादेश जिसका ग्रोथ रेट 1971 की दिहाई में तकरीबन पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से आधे से भी कम था। आज बांग्लादेश एजुकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दूसरे बहुत से डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया और बांग्लादेश की इकॉनमी से बहुत ज़्यादा आगे थी। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से पाकिस्तान इतना पीछे रह गया और दूसरे ममालिक, इसके हमसाया ममालिक, इतने आगे निकल गए। Pakistan is facing its worst economic crisis. महंगाई बहुत ज्यादा है, तनख्वाहें बढ़ी नहीं और ना ही। Inflation is very high. We have no hope that the government will increase our salaries. We can't even afford fruit, it's so expensive now. High prices of commodities mean we've lost our purchasing power. तक हम जहाँ से चले जाएं। The value of one US dollar has gone from 110 to over 300 rupees in the last 5 years. The shop's electricity bill is 9,000. Then there is rent and daily wages of workers. The currency has lost its value. The current situation is very bad. Many middle-class customers can't afford the prices. I've worked for 30 years in a market but never before witnessed this kind of situation. Pakistan is set to get a $3 billion bailout from the International Monetary Fund. The country is close to defaulting on its international debts. So, will this deal save Pakistan, or could it push the country deeper into debt? इस चीज़ को प्रॉपरली समझने के लिए हमें जाना होगा 1947 की दिहाई में, जब इंडिया और पाकिस्तान एक मुल्क थे। तकरीबन सन 1900 से 1947 तक इंडिया का ग्रोथ रेट था 1%। उसकी वजह ये थी कि इंडिया की पूरी इकॉनमी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीकल्चर पर ही थी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने इस पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। इसके अलावा ह्यूमन पोटेंशियल और दूसरे डिपार्टमेंट्स पर भी अंग्रेज़ों ने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की थी। अब 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेटेशन के बाद दोनों गवर्नमेंट पर ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने कंट्रीज़ को, अपने डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तकरीबन दोनों ममालिक में ही सिमिलर ही पॉलिसीज़ थी, लेकिन 1960 की दिहाई में पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर ग्रो करती है इंडिया के मुकाबले में।
लियाकत अली खान से लेकर फिरोज़ खान तक हमारे मुल्क में पहले ये 7 वज़ीर आज़म रहे थे। फिर ये सिलसिला रुकता है तकरीबन 1958 में, जब सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। पॉलिटिक्स के लिए बेशक अयूब खान का ये मिलिट्री कूप एक डरावना ख्वाब था, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से इस पीरियड को पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी डेवलपमेंट की। इसी गोल्डन पीरियड के दौरान ही पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी, मोबाइल इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री और इसी तरह की बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मिली थी, जिससे कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 8.5% तक बढ़ गया था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था, और इसी गोल्डन दौर के दौरान ही हमारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इस दौर के दौरान ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए वाटर सिस्टम, फर्टिलाइज़र और बहुत सी दूसरी इन्वेस्टमेंट की थी। पाकिस्तान के एक रसाले में शाया होने वाली ये एडवर्टाइजमेंट देखिए, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री किस कदर कामयाब चल रही थी उस दौर में। ये टेक्सटाइल की यूनिट्स तकरीबन 180 के करीब थे, जो कराची और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही थी। इसी फलती फूलती इकॉनमी को देखकर बहुत से दूसरे ममालिक को उम्मीद थी कि पाकिस्तान बहुत जल्द बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। इसी वजह से बहुत से ममालिक पाकिस्तान को हेल्प आउट भी करना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कोल्ड वार के दौरान, जब पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करने का फैसला करता है। पाकिस्तान के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान को बिलियन ऑफ डॉलर्स मिले थे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एड के तौर पर। ऐसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि पाकिस्तान को 1960 की दहाई में कितना ज़्यादा एड मिला था यूनाइटेड स्टेट्स से। इसके अलावा मिडल ईस्ट ने भी पाकिस्तान को बहुत से पैसे दिए थे पाकिस्तान की मदद के लिए। अब दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की इंडस्ट्री बहुत पीछे रह गई थी। उसकी वजह थी इंडियन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिनकी वजह से इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफ़ी मुश्किल हो गई थी। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ही तरक्की की राह पर गामज़ान थी। इसी के चलते पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो था तकरीबन 6% और इंडिया का ग्रोथ रेट था 4%। लेकिन सिचुएशन मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है तकरीबन 1971 की दिहाई में। उस दौर में पाकिस्तान 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी बड़े टेक्सटाइल मिल्स और यूनिट थे वो ईस्ट पाकिस्तान में वाक़या थे, जिनसे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहा था। लेकिन अयूब खान से सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह होती है कि ईस्ट पाकिस्तान से जितनी भी आमदन आ रही थी वो सब की सब पैसे वेस्ट पाकिस्तान में ही सिर्फ डेवलपमेंट पर खर्च किए जा रहे थे। अयूब खान के दौर के बाद जहाँ पाकिस्तान की GDP पर हेड कैपिटा 514 रुपये थी, वहीं पर ईस्ट पाकिस्तान की पर हेड कैपिटा तकरीबन 304 रुपये थी। दूसरी बड़ी गलती अयूब खान यहाँ पर करते हैं, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान से कोई भी चीज़ आसानी से वेस्ट पाकिस्तान में लाई जा सकती है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में से कोई भी चीज़ अगर ईस्ट पाकिस्तान में जाती तो उस पर ईस्ट पाकिस्तान वालों को टैरिफ देना पड़ता, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान में आप कुछ भी खरीद या बेच सकते थे, वहीं पर ईस्ट पाकिस्तान में आपको ऑलमोस्ट तकरीबन लोकल प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलती। इसके अलावा बहुत सी दूसरी वजूहात थी जिनकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से बहुत पीछे था, और इसके अलावा ज़ुबान भी एक बहुत बड़ा मुतनाज़ा था ईस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान में इधर भुट्टो साहिब सड़कों पर आते हैं अयूब खान के खिलाफ, और वेस्ट पाकिस्तान में लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ रोडों पर आ जाते हैं। अब अयूब खान पावर से जाते हैं और उनको रिप्लेसमेंट करते हैं यहिया खान। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और भी पीछे धकेल दिया। तकरीबन 1971 के दौरान ईस्ट पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आता है, जिसकी वजह से तकरीबन 5 लाख के करीब लोग मारे जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में।
जिस पर वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इतना खास ध्यान नहीं देती, ना ही कोई डेवलपमेंट का काम करती है, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग और भी नाराज़ हो जाते हैं पाकिस्तान से, जिसके रिजल्ट में यहिया खान इलेक्शन बहुत बुरे तरीके से हार जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में। लेकिन बजाय यहिया खान अपनी हार को तस्लीम करते हो, कहते हैं ये हार तकरीबन फेक न्यूज़ की वजह से है। इसके बाद वो अपनी मिलिट्री को ईस्ट पाकिस्तान में उतारते हैं। अब वेस्ट पाकिस्तान में रेफ्यूजीज इंडिया की बॉर्डर्स क्रॉस करने लगते हैं। अब डायरेक्टली इंडिया की आर्मी इस जंग में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के तौर पर वजूद में आता है। अब इतनी बड़ी जंग के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बड़ा धचका लगता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस जंग की कॉस्ट तकरीबन $10 बिलियन बताई जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन भी खो दिया था। ये ईस्ट पाकिस्तान के सी रूट की वजह से ही पाकिस्तान इतनी ज़्यादा और इतनी आसानी से ट्रेडिंग कर रहा था दूसरे ममालिक के साथ, जो कि पाकिस्तान ने खो दिया था। इस जंग के बाद पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट की निगरानी में आ जाता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान सोशलिज्म की तरफ जाने लगता है, जिसका मतलब था कि हमारे बैंक्स, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ और बहुत सी दूसरी कंपनीज़ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेने लगी थी, जिसकी वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान और स्याह तरीन दौर में चला जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी तकरीबन ज़ीरो पे होने लगती है, जिसके तमाम बड़े बिजनेसमैन भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। अब जहाँ पर 1960 की दिहाई में पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर था, 1970 की दिहाई में पाकिस्तान अपने स्याह तरीन दौर से गुजर रहा था। 1977 के दौरान पाकिस्तान अपने स्याह तरीन दौर में था। हर साल महंगाई की शरह में तकरीबन 15% तक इजाफा हो रहा था। अब दूसरी तरफ इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने बहुत से बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन इंडिया इन प्रॉब्लम्स से बहुत जल्द रिकवर हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान इससे रिकवर नहीं कर पाता, जिसकी बड़ी रीज़न थी सिक्योरिटी और मिलिट्री रिस्क। अब 1970 में दूसरा मिलिट्री कूप होता है। जनरल ज़ियाउल हक इस मिलिट्री कूप को सरंजाम देते हैं। उन्होंने इसी दौरान भुट्टो को गिरफ्तार करवाया और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया, जिसके बाद 2 साल के बाद उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ पे अपना कंट्रोल ले लिया था, ज़ियाउल हक इस कंट्रोल को कम करने की कोशिश करते हैं प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए। बांग्लादेश की सेपरेटेशन के बाद ज़ियाउल हक का मानना था कि मुल्क को यूनाइट रखने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस्लामिक लॉ को नाफिज करें। इसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ को नाफिज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मिलिट्री बहुत से बैंकों से 2.5% ज़कात लेकर गरीबों में तकसीम करना शुरू कर देती है। इसके अलावा ज़ियाउल हक अपने दौर में मिडल ईस्ट के कंट्री से भी अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी हद तक काम भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में जाकर काम करने लगे और वहाँ से पैसा कमाकर पाकिस्तान में भेजने लगे, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी हद तक दोबारा से इम्प्रूव होने लगी थी और पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी काफ़ी हद तक गिर चुका था। अब पाकिस्तान यहाँ पर दूसरी बड़ी गलती करता है। जब सोवियत यूनियन आती है अफ़गानिस्तान में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ढेर सारा पैसा भेजते हैं पाकिस्तान को ताकि वो अपने मुजाहिदीन को ट्रेन कर सके अफ़गानिस्तान में जाकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। अब उधर 1998 में अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म होती है और 1998 में ही ज़ियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, जिसके बाद 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ दोबारा से पाकिस्तान पर अपना मिलिट्री कूप करते हैं। अब यहाँ पर ज़ियाउल हक का इम्पोज किया हुआ इस्लामिक लॉ अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाता है और पाकिस्तान में बहुत सी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ वजूद में आती हैं, जो कि आपस में ही दंगे फसाद करती हैं, ये दिखाने के लिए कि कौन इस्लाम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इसके नतीजे में पाकिस्तान इतने बुरे हालात में चला जाता है कि दोबारा पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर ही नहीं पाता। इसके बाद लगातार मिलिट्री कूप्स की वजह से पाकिस्तान में 2 बड़ी चीज़ें होती हैं। पहली कि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान को डोमिनेट करने लगती है, और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के कुछ बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिशियंस और मिलिट्री के काफ़ी करीबी थे, वो भी पाकिस्तान को डोमिनेट करने लगते हैं। जिस तरह से जहांगीर तरीन का बड़ा हाथ माना जाता था इमरान खान को पावर में लाने के लिए, इसी तरह से पाकिस्तान के दूसरे बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन हैं जो शुगर जैसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस इंडस्ट्री में।
अब जो ही हमारे पॉलिटिशियंस पावर में आते हैं तो एक बड़ी रकम इन इंडस्ट्रीज़ को देते हैं सब्सिडीज़ के नाम पर, जो कि इनडायरेक्टली ये पैसा जा रहा होता है इन बिजनेसमैन के पास में, जबकि पाकिस्तान की दूसरी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको इस पैसे की ज़रूरत है। अब दूसरी तरफ इंडिया भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से लड़ रहा था। इंडिया की कुछ बुरी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ बंद हो जाती हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज दिवालिया हो जाती हैं, इकोनॉमी इतने बुरे हालात में चली जाती है इंडिया की कि जिस तरह आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जिट कर रही हैं, इसी तरह से इंडिया में कोका कोला एग्जिट कर जाती है। जहां पर 1990 की दिहाई में इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम थी पाकिस्तान के मुकाबले में, 20 साल के बाद ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी एक सादा सी वजह ये थी कि इतने बुरे हालात के बावजूद भी इंडियन लीडर्स की जो नज़र थी, जो अपना फोकस था, वो इंडिया की इकोनॉमी पर था। The need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी, सिविल वार चल रही थी और बहुत से दूसरे मसाइल में उलझा हुआ था। और इसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अपनी ही लड़ाइयों में उलझ कर रह जाते हैं। आज हमारा हमसाया मुल्क बहुत जल्द चांद की ज़मीन पर उतरने वाला है और पाकिस्तान में स्पेस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री मौजूद है, जबकि पाकिस्तान अपनी पर्सनल एक सैटेलाइट भी ऑन नहीं करता। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।